इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि करेंट अफेयर यानी कि जो भी बच्चे एक्स वाई या कि फिर वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वहीं से पूछा जाता है। इसलिए अपने सेकंड चैनल पे नवंबर 2020 से लेकर के अप्रैल 2021 तक के करेंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। चैनल ये आपके सामने है, नाम है सुधीर पांडे व्लॉग्स। इसको आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। वहाँ पर आपको करंट अफेयर की क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि फाइंड द ईरर से है। मतलब फाइंड द ईरर, आपको ये 4 पार्ट दिए गए हैं। इन चारों पार्ट में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। अब ये मान के चलना है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और आप इस समय एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। क्या करेंगे? द डायरेक्टर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट हैव thoroughly examined द न्यू प्रपोजल। अब यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। सर क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं फिर अलॉन्ग विद लिखा हुआ है ना, तो जब भी दो सब्जेक्ट को अलॉन्ग विद से जोड़े तो जो आगे हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले वाले के अनुसार आती है। मतलब यहाँ पर द डायरेक्टर के हिसाब से हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए। हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, क्योंकि द डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव होगा किसके अनुसार? द डायरेक्टर के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले में आपको बताना है, लिखा हुआ है कि आई बॉट 2 स्लीपर्स। यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए? अ पेयर ऑफ। क्या बोलते हैं? जोड़ी होते हैं ना, अ पेयर ऑफ मतलब एक जोड़ी स्लीपर। 2 स्लीपर नहीं बोलते हैं कि 2 स्लीपर, नहीं बोलते हैं अ पेयर ऑफ, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टेड होके लगाइए, समझिए कि यही क्वेश्चन आया एग्जाम में। लिखा हुआ है कि यू आर अ वेरी लोवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। क्या सही हो सकता है? देखिए आप कभी भी किसी को बोलते हैं तो मतलब प्यार का इजहार करना होता है तो बोलते हैं आई लव यू। क्या बोलते हैं? आई लव यू। आई एम लविंग यू नहीं बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, ये बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लविंग लिखा हुआ है। याद रखिएगा कि लव शब्द जो है LOVE, इसको कभी भी प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं लिखते हैं। मतलब कभी भी ये नहीं लिख लेते हैं कि आई एम लविंग यू, तो ये होता है सिंपल प्रेजेंस में। तो यहाँ पर होगा आई डू नॉट लव यू। क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, आई डू नॉट लव यू हो जाएगा। यहाँ पर डू हो जाएगा और यहाँ पर ING हटा देंगे, LOVE, बट आई डू नॉट लव यू, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? लव को कभी भी ING लगा के नहीं बोलते हैं। शायद एक पिज़्ज़ा वाला है जिसका मतलब पिज़्ज़ा जो है शायद उसका स्लोगन है लविंग इट। तो स्लोगन लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, दैट्स डजंट मैटर, लेकिन सेंटेंस में कभी लव को ING में नहीं लिखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है अरुण हैज़ डैश हिज वर्क। क्या होगा यहाँ पर? कंप्लीटली या कंप्लीटिंग या कंप्लीट या कंप्लीटेड, क्या हो सकता है? कंप्लीटली होगा? नहीं, गलत है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीटेड, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है ना, तो आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है और इसका नियम क्या होता है? हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, और इस कंसेप्ट पे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। लिखा हुआ कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 1965। यहाँ पर क्या होगा?
देखिए इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझिए ना, हिंदी में समझने की क्या ज़रूरत है। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका अर्थ आपको समझने की क्या ज़रूरत है ना। अब यहाँ पर बात ये फंस रही है कि वेन लगाएंगे कि फार लगाएंगे कि बिफोर लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा है कि सिंस का प्रयोग यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि जो 1965 है ये निश्चित समय है, और निश्चित के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित के लिए क्या करते हैं? फार। अगर यहीं पर लिखा हो कि मैं 45 वर्षों से रह रहा हूँ, मैं 10 वर्षों से रह रहा हूँ, मैं 1 वर्षों से रह रहा हूँ, तो क्या होगा? तो फार होगा, क्योंकि निश्चित नहीं है भाई कौन सा 10 वर्ष, कौन से 45 वर्ष। लेकिन लिख दिया कि 1965, 1945 या 1980 या 2011 या 2020, तो निश्चित सेंस में सेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़े आराम से हम आपको समझा रहे हैं ताकि जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनको भी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। बताइए आप सभी, अब इसमें क्या सही होगा? Since Amit was an dash photographer, he did not charge any money for taking our picture. अब क्या हो सकता है? देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में ना आपको जो ऑप्शन दिए होते हैं उनकी मीनिंग पता होना ज़रूरी होता है। जैसे आपको ये सेंटेंस पढ़ने से एक अंदाज़ा तो लग गया होगा कि कोई अमित है जिसने फ़ोटो जो है कि हमारा जो है ही डिड नॉट चार्ज एनी मनी, उसने कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया फॉर टेकिंग आवर पिक्चर, हमारा पिक्चर लेने के लिए उसने कोई भी पैसा का चार्ज नहीं लिया, कोई भी पैसा उसने नहीं मांगा। तो क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि अमित यूजलेस था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे यूजलेस रहेगा तो उससे क्या मतलब, पैसे की ज़रूरत है। अननोन, ये भी नहीं सही है। प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल रहेगा तो ज़रूर पैसा मांगेगा क्योंकि भाई उसका प्रोफेशन है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही होता है, अमेचर। अमेचर का मतलब होता है अप्रवीण या कि फिर नौसिखिया या कि फिर जो लोग शौक से कुछ करते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो नौसिखिया होता है। मतलब कि अमित क्या किया होगा कि जल्दी जल्दी का कैमरा लिया होगा, उसका शौक होगा और वो प्रोफेशनली नहीं है, तो इसलिए वो क्या किया है कि जो हमारा फोटोग्राफ लिया है उसका उसने क्या किया है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया है। तो वो क्या है? अमेचर है, नौसिखिया है। ठीक है। आप भी कोई काम नया नया में करते हैं तो फ्री में ही कर देते हैं कि भाई चलो मेरा शौक है। ठीक, तो ये है अमेचर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक ना, बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रीट लिखा हुआ है, तो जो ये शब्द लिखा है ना इसका आपको बेस्ट एक्सप्रेसेस, बेस्ट मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है कि साइनोनिम बताना है। ग्रीट का मतलब होता है स्वागत। आप बचपन में ग्रीटिंग कार्ड वगैरह देते रहे होंगे, अब तो खैर ग्रीटिंग कार्ड का ज़माना चला गया क्योंकि मोबाइल फ़ोन आ गया है तो सारी चीज़ें ऑनलाइन। तो ग्रीट से ग्रीटिंग कार्ड, तो भाई ग्रीट का मतलब होता है स्वागत। क्या होता है? स्वागत करना, वेलकम। ऑप्शन नंबर ए से होगा वेलकम। बाकी के ऑप्शन में से अगर ऑप्शन बी देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये वर्ड आ चुका है, हॉस्टाइल लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है शत्रुता। कभी कभी फ्रेंडली क्या एंटोनिम पूछ देता है, तो फ्रेंडली मतलब मित्रता और हॉस्टाइल मतलब शत्रुता। ठीक ना। अच्छा, अनसोसिएबल का मतलब क्या होता है? अनसोसिएबल, अब देखिए यहाँ पर सोसिएबल शब्द छिपा हुआ है। सोसिएबल का मतलब होता है जो सामाजिक व्यक्ति हो, जो समाज से जुड़ा हो, और अनसोसिएबल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो समाज से नहीं जुड़ा हो, जो अकेले रहना पसंद करता हो। ठीक ना। अलूफ लिखा हुआ है, ये भी समझ लीजिए। अलूफ का मतलब होता है दूर या कि फिर अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए जो आपके सामने वर्ड है इसका भी आपको बताना है, क्या साइनोनिम बताना है। हैप्पीनेस लिखा हुआ है, हैप्पीनेस का मतलब खुशी होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसका बेस्ट एक्सप्रेसेस क्या होगा, इसका साइनोनिम क्या होगा? इसका साइनोनिम होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लिस। ब्लिस का मतलब भी होता है खुशी, लेकिन ब्लिस का जो एग्जैक्ट मतलब होता है ये होता है परमानंद, परम आनंद। तो वही बात हुई, खुशी और परम आनंद। ठीक है, बाकी के ऑप्शन समझ लीजिए। ग्रीफ लिखा हुआ है ना, ग्रीफ का मतलब क्या होता है? शोक मनाना या खेद करना। नहीं बोलते हैं कि रुकावट के लिए खेद है, तो ग्रीफ। शारो का मतलब होता है दुखी, और माइजरी का मतलब होता है, मिजरी का मतलब होता है कष्ट या कि फिर दुर्गति। ठीक ना। आगे बढ़ लेते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्ट
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये 4 ऑप्शन हैं और इन चारों में से आपको बताना है कि सही कौन सा है, कौन से ऑप्शन की स्पेलिंग सही लिखी गई है। देखिए स्पेलिंग टेस्ट में होता ये है कि खास करके आपके एग्जाम में डबल लेटर वाले वर्ड पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, COMMEMORATE। एक बार फिर से, COMMEMORATE, कमेमोरेट। ये वर्ड कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है तो इसको याद रख लेंगे। कमेमोरेट का मतलब होता है स्मरण करना। क्या करना? स्मरण करना या मनाना। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, मतलब कि कोई ऐसा एक्ट करना, मतलब कोई ऐसा कार्य करना जो एक विमान का नियंत्रण ले, मतलब कि एक विमान के नियंत्रण लेने के लिए वायलेंस करना मतलब हिंसा करना। ठीक, समझ रहे हैं बात? एक प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए हिंसा करना, जिसको आप बोलते हैं हाईजैक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? हाईजैक। आपने सुना ना, प्लेन हाईजैक हो गया है। प्लेन क्या हो गया? हाईजैक हो गया है। तो एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन। समझ में आई बात? ठीक है, उम्मीद है कि आपके इन 10 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 8 तो सही ही हुए होंगे। नहीं हुए होंगे तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और उस कंसेप्ट पे या वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? आगे भी हम ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे, और फ्री में क्विज हम अपने टेलीग्राम पर भेजते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ के इस प्रकार के क्विज फ्री में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।